कितने दिख रहे हैं बेटा मेरे को? 26 पीपल ना? This call is now being recorded. हाँ, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपका पहले बेटा, है ना? ठीक है। यस सर। यस, कौन कौन है? अभिषेक है ना? अभिषेक विश्वकर्मा, ठीक है। कौन है? श्रद्धा साहू, राइट। और अभिषेक? यस सर। अभिषेक क्या है? दुबार है ना? ठीक, डुडवार है ना? ज्योति है, राइट। और Yes, कौन है sir. बेटा? एक मिनट रुको, कैसे देखूं मैं? ऐसा, ठीक है। और कौन है? आयुष तिवारी है, ठीक। आयुषी जायसवाल है, हेमंत चंद्रा है ना? हेमंत चंद्रा, ठीक। ईशा तिवारी, मुस्कान है, ठीक। प्राची, यस सर। प्रांजलि, ठीक है। प्रशीला भी है। यस सर। बेटा अभी तक उस केस स्टडी का कुछ नहीं किया होगा ना किसी ने भी? ऋषभ, रूपाली, ठीक है। और क्या है? एस भारती राव, और कौन है? एक मिनट रुको भाई, एस साक्षी सिन्हा है, ठीक है। साक्षी सिन्हा। और कौन है? शिवांगी सिंह, शिवानी। और कौन है? श्रद्धा साहू हो गया। श्रेया पचौरी, ठीक। श्याम कार्तिक, ठीक है। कार्तिक, राइट। सौम्या गुप्ता, ओके। स्वाति, ठीक। और लास्ट में है उपदेश खंडेलवाल, उपदेश खंडेलवाल। गुड मॉर्निंग सर, आकाश सलूजाल सही है सर? यस यस, आकाश सलूजा। और कुछ तो मिसिंग नहीं बेटा? 29 पीपल दिख रहे हैं मेरे को ना। आप लोग प्रेजेंट लिख के डाल दीजिएगा चैट में तो भी हो जाएगा। डाला सब ना? यस सर। ठीक है। यस सर। सो सेल वी स्टार्ट बेटा, है ना? ठीक है। सो हमारी 2 क्लासेस छूटी हुई है ना भाई बीच में, राइट। सो अब कहानी से चालू करें कि सीधा सब्जेक्ट में चालू करें? बताओ क्या करना है? समथिंग यू वांट टू न्यू अपडेट रिगार्डिंग CSR? टेल मी। सर थोड़ा नोट्स बनाने में प्रॉब्लम जा रहा था CSR का। क्या करने में बेटा? नोट्स बनाने में सर। नोट्स बनाने में प्रॉब्लम जा रहा था, ओके। देखिए मैं आपको एक 45 पेज का PDF सेंड करूंगा, आपके ग्रुप में रहेगा, मतलब मेरी क्लासरूम में। यू कैन Okay, गेट sir. every point in your syllabus on that 45 page, and remember one thing, in our university they will ask only these 45 page related topics, कुछ बाहर से नहीं आएगा, right? अच्छा, do one thing, Okay, if you want to collect more data, more information, use google.com, ठीक है। और जो बुक आपको मिली होगी उससे भी हो जाएगा, because CSR is the only case study, right? ठीक है बेटा? तो यस सर। सर CSR की बुक नहीं मिली ना हम लोग को? CSR की बुक नहीं मिली आप लोगों को? Okay, चलिए नो मैं सर। देखता हूँ, देखता हूँ, ठीक है। PPT यूज करिएगा मेरा आप, है ना? ठीक है। और बहुत सारा चीज Yes. शेयर करिएगा, राइट। यस सर। शैल वी स्टार्ट? यस सर। तो मैं कुछ और शेयर करना चाहता था, लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर हैं रिलेटेड टू जो मुझे नेट से मिला है, मे बी यूजफुल फॉर यू। क्या है? हम इसके ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज द सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये तो सबको पता होगा, तो लेट मी शेयर समथिंग अबाउट द CSR। when the company share their profit for the welfare, then it will become a corporate social responsibility. इससे पहले क्या रहता है? ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। व्हाट वी हर्ड अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मकान बनाना, सॉरी सड़क बनाना, है ना? हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करना, राइट। और किसी बीमारी पे जैसे एड्स हो गया, अभी जैसे कोरोना के ऊपर बहुत सारी कंपनी ने अपना ऐड किया है, ये आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन 2013
ठीक है। इन 2013 इंडिया में CSR को कंपलसरी किया गया, ठीक है। उसके पहले कोई जरूरी नहीं था कि जैसे रिलायंस ने चाहा कि मैं और क्या इन्वेस्ट करूं भाई CSR में, तो उन्होंने कहीं का सड़क बना दिया, ठीक है, कहीं पे और कुछ इन्वेस्ट कर दिया। तो 2013 में ये कंपलसरी किया गया कि एवरी कॉर्पोरेट शुड इन्वेस्ट दियर 2% अमाउंट, जो उसका टोटल बोले जाए उसका तीन जो बोले एवरेज उसका फाइनेंशियल ईयर है, जो मतलब एक साल का जो है, उसमें 3 साल के फाइनेंशियल ईयर का एवरेज निकाल के जो भी अमाउंट आता है, सपोज 1000 है, 1000 करोड़ अगर 1 ईयर का है और 3 ईयर का 3000 होगा, राइट। तो 3000 का 2% अमाउंट वो वन टाइम में इन्वेस्ट करेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो इतना बड़ा अमाउंट जो है, अब हमको लग रहा है कि 1000 ना, बेसिकली क्या होता है, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं तो what Indian government decide that CSR under the section 135 the Companies Act 2013 बोला गया इसको, ठीक है। Under this legislation every company with net worth of 500 करोड़ a turnover 1000 करोड़ नेट, है ना, ठीक है। 500 करोड़ वाली कंपनी भी इस पे इन्वेस्ट, 500 जिसका टर्नओवर है, जैसे देखिए इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। नहीं बढ़ रहा है क्या, जैसे देखिएगा, पहले हम बात कर लेते हैं कि CSR की कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या चीजें आई थी। जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ये दिखा है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। फिर आता है क्या लिखा है, इरेडिकेशन ऑफ द एक्सट्रीम हंगर एंड पोवर्टी, ठीक है, पोवर्टी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर यहाँ पे आता है कॉम्बेटिंग HIV एड्स मलेरिया, दिस काइंड ऑफ डिसीज में आप इन्वेस्ट करेंगे। और बहुत सारा चीजें जैसे ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है एंड सच अदर मैटर, ठीक है, ये सब चीजें CSR के अंडर पे आते थे, ठीक है, 2013 एक्ट पे, राइट। इसके बाद क्या हुआ है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। Indian government become the first mandate CSR under the 135 of the Companies Act 2013, right? Under this legislation, every company net worth 500 crore or the turnover rupees 100 crore और net worth profit, जिनका प्रॉफिट 5 करोड़, net profit rupees 5 crore is required to invest at least 2% of its net profit on the CSR activities। कहने का मतलब ये है, जिस कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ या 1000 करोड़ है, ठीक है, इसका नेट प्रॉफिट 500 करोड़ है, उसको 2% प्रॉफिट CSR एक्टिविटीज में देना पड़ेगा। फिर क्या मेंशन है, CSR कमिट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दिस कमिटी विल बी फॉर्मुलेटेड द CSR पॉलिसी फॉर द कंपनी। CSR कमिटी हैविंग द 3 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो कि पूरे जो CSR की एक्टिविटी को कंट्रोल करे, उसका एक बंदा रहे और बाकी उस ऑर्गेनाइजेशन का रहे। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस के 2 डायरेक्टर रहेंगे और एक डायरेक्टर जो रहेगा उस कमेटी का रहेगा जो CSR को लीड कर रही है, ठीक है। एक लाइन इसमें लास्ट में और लिखा होगा, एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियली ईयर, ठीक है। तो ये एक्ट 2013 के बाद आया भाई, ठीक है। चलो अब इसके बाद इसमें आगे बढ़ा जाए। जैसे देखिए, ये बताना चाह रहा था कि सीतारमन ने क्या किया कि व्हाट शी डिसाइडेड, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि लेट्स इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट CSR, लेट्स इंट्रोड्यूस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द CSR। देखिए CSR एक्टिविटी में इंडिया में बहुत काम होता है, बहुत कम काम होता है, ठीक है। तो इस साल में 2019 में द फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड दैट द रूल्स governing CSR spending norms have been amended to pave way for the greater investment into the research, a parameter country fare poorly on the global basis. Let's we invest our amount in research and development. These things are introduced in 2019 by our financial minister Nirmala Sitharaman, ठीक है।
फिर क्या हुआ, उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा। नो द CSR 2% फंड कैन बी स्पेंड ऑन द इंक्यूबेटर्स। अब देखिए, जो CSR से जो फंड आएगा वो कहाँ जाएगा, ठीक है, उसको कौन यूज करेगा, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट होता नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक डेटा है, वो कहाँ जाएगा देखिएगा। इंक्यूबेटर फंडेड बाय द सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट आर एनी एजेंसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल आर स्टेट गवर्नमेंट एंड मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे कि जो इंक्यूबेटर्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट से ऑथराइज होते हैं, जैसे IITs, NITs, है ना, जैसे एस्टेब्लिश अंडर द ICR, CSIR आप जानते होंगे, DAE है ना, ठीक है, DRDO है, रिसर्च पे होता है, बेसिकली वेपन्स के ऊपर है, DST है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इनके ऊपर इस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होगा, क्योंकि इंडिया के GDP का ओनली 1% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होता है, ठीक है। अब एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि ये अमाउंट कितना होता है, देखिए ये अमाउंट कितना है। स्पेंडिंग ऑन द CSR हैज गॉन अप टू ₹10,066 करोड़। ये कोई 1000 या 2000 करोड़ नहीं, कितना करोड़ है, 10,066 करोड़ इन 2014-15, ठीक है। 13 ये बढ़ के कितना हो गया, 13,327 करोड़ इन 17-18 पे हो गया, ठीक है। देखिए 13,327 करोड़, 1000 बोल रहे हैं ना, 1000 में, राइट। फिर of over the 21,300 companies obliged to report their CSR activities in 17-18, over 10,800 have compiled, ठीक है। इतनी कंपाइल की गई है ना, इतने में से, और अभी भी बची है कंपनी जो अभी तक कंपाइल नहीं हो पाई है, जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। CSR spending between 14-15 and 17-18 was the highest in the education। देखिए 14-15 में CSR का जो अमाउंट है और 17-18 में सबसे ज्यादा एजुकेशन, हेल्थ, फाइट अगेंस्ट पोवर्टी एंड द malnutrition, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लाइवलीहुड एंड फॉर द डिफरेंटली एबल्ड डिसीजेस, इस सब पे अपन इन्वेस्टमेंट की, ये लेटेस्ट न्यूज है अभी, राइट। तो ये मैं आपको शेयर करना चाहता था। लेट्स कम टू द पॉइंट, हमारा CSR हमको क्या है, ये हमारा सिलेबस है बेटा, अभी हमने जो पढ़ा था, just like a knowledge for the youth. Now this is the there are the 4 dimension of the corporate responsibility। कोई सुन रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो? Yes, sir. क्या समझ में आया बेटा, ये बताओ आप लोगों को अभी तक मेरे को। Anybody want to share something regarding 2019 budget? क्या समझे CSR में उसमें? सर मतलब जो भी कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है या उसकी वैल्यू 500 करोड़ है, तो उसको एटलीस्ट 2% अपने इनकम का स्पेंड करना होता है। यस, और इसका इन्वेस्टमेंट का तरीका हमने चेंज कर दिया। वी डिसाइडेड वी इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्यों बेटा? व्हाई अमेरिका लीड्स? व्हाई अमेरिका इज द, यू कैन से द पावरफुल कंट्री, यू कैन से द, ये बोले जाए कि पूरा ड्राइव करता है पूरे वर्ल्ड को, बिकॉज उसके पास R&D बहुत स्ट्रांग है। चाइना हमसे R&D पे बहुत आगे है, ठीक है। आपको पता है कोई जरूरी नहीं कि रशिया, चाइना और जापान में CSR अमाउंट लिया जाए या उसको लेके कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए। कंपनी चाहे तो देती ही नहीं, चाहे तो नहीं देती है, बिकॉज दीज आर द डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, एंड वी आर डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग करने के लिए सबका हेल्प चाहिए ना, इसीलिए इस साल सीतारमन ने डिसाइड किया कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे वर्क किया जाए ताकि इंडिया एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री बन सके, है ना, एक डेवलप्ड कंट्री बन सके, राइट। ठीक है, वेरी गुड आकाश ना। चलिए अब चालू करते हैं बेटा। ये दिख रहा है सबको? ऐसा कोई दिक्कत कि भाई सर बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है? हेलो? नहीं सर, क्लियर है सर। सही है सर, क्लियर है। सही है ना, थैंक यू वेरी मच बेटा। देयर आर द 4 डायमेंशन ऑफ द कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये थ्योरी है बेटा, है ना। क्या क्या 4 डायमेंशन है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न द प्रॉफिट। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हम इकोनॉमिक या प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये परफेक्ट CSR एक्टिविटीज के अंडर पे नहीं आएगा। सबसे पहले हम बात करें वॉलंटरी फिलैंथ्रोपिक, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन लिविंग के, ह्यूमन
वेलफेयर के ऊपर, ह्यूमन लविंग पर्सन उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपी, ठीक है, जो इंसानों से प्यार करे। तो प्रमोटिंग द ह्यूमन वेलफेयर एंड द गुडविल, बीइंग अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, कंट्रीब्यूटिंग टू द कम्युनिटी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सबसे पहले एक डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो होना चाहिए, वॉलंटरी एंड द फिलैंथ्रोपिक, ठीक है। इसके बाद एथिकल, नॉट एक्टिंग जस्ट अ प्रॉफिट, डोंट शो दैट कि आप बहुत अच्छे हो, है ना, नॉट एक्टिंग फॉर प्रॉफिट बट डूइंग व्हाट इज राइट, जस्ट एंड फेयर। कभी बिजनेस में लॉस होना चाहिए, उसको भी एथिकली अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉम्प्लाई विथ द लॉ, ऑलवेज फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोटोकॉल, सोसाइटी कोडिफिकेशन, राइट और रॉन्ग, ठीक है, सोसाइटी के हिसाब से लीगली इलीगल हम डिसाइड करते हैं। फिर लास्ट में आना चाहिए इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट फॉर द ओनर्स। भाई देखो, जब ओनर्स के पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो इन्वेस्ट कैसे करेगा, ठीक है। एक तरह से अगर इकोनॉमिक के ऊपर रखोगे तो कई लोग बोलेंगे ठीक है, एक तरह से कई बोलेंगे वॉलंटरी के ऊपर रखोगे तो ठीक है। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट बीइंग अ गुड पर्सन, ठीक है, आप एक अच्छा इंसान बनोगे उसके बाद ही तो कुछ अच्छे काम कर पाओगे ना। और फंड इज रिक्वायर्ड, तो फंड पे भी अपने को जोड़ देना है। तो बैलेंस इज द लाइफ, राइट। जैसे ये देखो पिरामिड ऑफ द सीएसआर, इसमें देखिए सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखा है इसमें, अभिषेक है क्या? यस सर। क्या लिखा है बेटा, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, ठीक है। सेकंड क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी एथिकल। थर्ड वन इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओबे द लॉ, फॉलो द रूल। एंड लास्ट इज द इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी द प्रॉफिटेबल। अब बेटा इस पिरामिड को देख के क्या समझ में आता है आपको कि पिरामिड का बेस सबसे स्ट्रांग है, देखिए बेस है इसका बड़ा, जिसके बेस पे खड़ा है, बेस पे क्या है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है आकाश। यस सर। उसके ऊपर क्या है बेटा, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और सब उसके ऊपर क्या है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे टॉप में है बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, राइट। तो अगर आपके पास अमाउंट नहीं होगा तो आप कोई चीज कैसे मैनेज करोगे, इसीलिए इसको सबसे नीचे रखा गया है, वो कि सबसे ऊपर नहीं है, राइट। तो ये दिस इज द पिरामिड ऑफ सीएसआर, जो कि एग्जाम में पूछता है, ठीक। अब आते हैं फिलैंथ्रोपी। बेसिकली व्हाट इज द फिलैंथ्रोपी, कुछ मैटर है, इसको देखिएगा। बेसिकली फिलैंथ्रोपी इज द एसेंशियल contested concept, an idea that is banned or distorted by the attempts to the contain with it diversity of the human phenomena that resist generalization and categorization, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज द ग्रीक वर्ड में आया है, फिलैंथ्रोपी का ग्रीक मीनिंग क्या है, लव ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। अच्छा, दो चीज में क्या बोला, जनरलाइजेशन एंड द कैटेगराइजेशन, ठीक है। कहाँ पे यूज हुआ उसको देखते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ द सोशल साइंस इज द सोशल प्रॉब्लम, द एक्टिविटी नाउ लेबल्ड एज द प्रोफेशन ऑफ द सोशल वर्क, ठीक है। देखिए एक व्यू आता है सोशल प्लेटफॉर्म और द सोशल वर्क, ना द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम, देयर स्टडी इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर देयर सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए एक सोशल प्रॉब्लम के ऊपर उनकी स्टडी करना और उनको सॉर्ट आउट करना, सॉल्यूशन निकालना। ऑल द अबव फिलैंथ्रोपी एज द एम्ब्रेसिव टर्म ऑफ वॉलंटरी एक्शन ऑफ द पब्लिक गुड। अभी भी आपको जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन क्लियर नहीं हुआ होगा। तो ये जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन क्या हो सकता है भाई, कौन बताएगा, एनीबॉडी? व्हाट इज जनरलाइजेशन एंड व्हाट इज द कैटेगराइजेशन? और कोई है क्या? मेरे को नाम नहीं दिख रहा है इसमें। हाँ, आयुष तिवारी है क्या भाई? हेलो, ईशा तिवारी, ज्योति चतुर्वेदी, एनीबॉडी? आकाश बता सकते हैं इसको, इसमें सर नो आइडिया अबाउट इट सर, सॉरी, नो आइडिया अबाउट इट सर, नो आइडिया। सॉरी फॉर दैट। ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, मैं देख रहा हूँ कि कौन सुन रहा है और कौन नहीं सुन रहा है भाई, थैंक यू वेरी मच। इसमें देखिएगा, इसमें जनरलाइजेशन और कैटेगराइजेशन क्या होना चाहिए। देखिए जनरलाइजेशन मतलब कि हम सबको, सबके लिए
हमारा एक वो है पर्टिकुलर, क्या बोले जाए, फिलेंथ्रोपी आर द मैन काइंड, यू कैन से वी कैन, हमारा जो बोले जाए भाव है सबके लिए बराबर ही जनरलाइजेशन होगा। कैटेगराइजेशन क्या होता है बेटा, कैटेगराइजेशन मतलब क्या होता है, चीजों को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक कैटेगरी है, ठीक है, कम्युनिकेशन रूट्स है ना, ये कैटेगरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेशन की कैटेगरी है। आप अपने नेशन से प्यार करते हैं ना, तो आप चाहते हैं आपका नेशन टॉप पे रहे, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, एक अलग कैटेगरी है। तो इसको बोलते हैं कैटेगराइजेशन, राइट, इसको बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है यस बेटा, सर। है ना। उसके बाद आता है बेसिक इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो फर्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंटल सब जानते हैं, इन्वायरमेंटल क्या होता है, सबने पढ़ा है। नीचे हम उस चीज़ की बात करते हैं जिसमें हम अपने फर्म्स ओपन करते हैं, अपनी कंपनीज ओपन करते हैं, जिसको हम पॉल्यूट करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, जैसे कि अगर आपने कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो जरूर जमीन को खराब करेगा, तो कुछ ऐसा बनाया जाए, जैसे कि अब एनटीपीसी की मैं बात करूं, तो जो उसका राख ऊपर में उड़ता है, ठीक है, वो अगर हमारे आसपास भी आ गया ना, तो हमको इतना सांस लेने में दिक्कत होगा जिसका आप मतलब सोच नहीं सकते। इसीलिए उसको उस बहुत ऊपर चिमनी लगा के उसको ऊपर से फेंका जाता है, उसमें भी फिल्टर लगाया जाता है। तो क्या करते हैं, फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड इज द इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कॉर्पोरेट एक्टिविटी, ठीक है, कॉर्पोरेट से मतलब एक्टिविटी ऐसा कुछ करें, अवेयरनेस जगाएं लोगों के अंदर में। कंपनी वाइड कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, compliances with the applicable laws and regulation and the voluntary efforts, ठीक है। फिर आता है एजुकेशनल एंड अवेयरनेस इनहेंसिंग द एक्टिविटी। एजुकेशनल, भाई अगर लोग ज्यादा पढ़े लिखे रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो चीजें क्यों खराब होंगी, राइट। फिर सिक्स्थ नंबर आता है इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज इन द लोकल कम्युनिटी। जैसे गांव बस्ती में बताया जाए कि पानी मत बर्बाद करो, गांव बस्ती में बताया जाए कि भाई अपने खेतों को फसल काटने के बाद उसमें आग मत लगाओ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, लैंड भी सुरक्षित रहता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द कम्युनिकेशन, राइट। दीज आर द बेसिक इन्वायरमेंटल पॉलिसी। अब बेटा लेबर वेलफेयर पे आते हैं। लेबर वेलफेयर क्या होता है, लेबर वेलफेयर मतलब जो मजदूर होते हैं उनके लिए, जैसे कि जब से देखिए, जैसे एक कहानी है भाई, जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहली फैक्ट्री खोली थी, ठीक है, औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। तो वहां पे काम करने वाले लेबर लगते हैं, तो उनके लिए कुछ 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 रूल्स बनाए गए, उनके कुछ प्रॉफिट के लिए, उनको केयर करने के लिए, तो वो है लेबर वेलफेयर, ठीक है। लेबर वेलफेयर इनकम्पासेस मेजर टू इंश्योर द सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ द बेसिक कंफर्ट एंड वर्किंग कंडीशन, बेसिक कंफर्ट्स एंड वर्किंग कंडीशन, द ILO, ठीक है, इंडियन लेबर ऑर्डर रिकमेंडेशन नंबर 102 कंसर्निंग द वेलफेयर फॉर द वर्कर्स रिफर्स टू फैसिलिटीज फॉर फूड मील्स इन आर नियर द अंडरटेकिंग। देखिए जहां पे भी आपकी फैक्ट्री है, उसके उसके पास में फूड और मिल की फैसिलिटी होना चाहिए। सेकंड, द रेस्ट एंड रिक्रिएशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड द अंडरटेकिंग एक्सक्लूडिंग हॉलीडे फैसिलिटी। भैया उनकी रेस्ट करने का भी जगह होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल फैक्ट्री में खड़ा करके आप काम ही करा रहे हो। थर्ड थिंग इज द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू, देखिए जैसे इसके लिए मैं एक सबसे बड़ी एग्जांपल बताता हूँ। गूगल सुना होगा सबने, गूगल एक कंपनी है भाई, ठीक। गूगल अपने जो वर्कर्स हैं या अपने जो डेवलपर्स हैं उनके लिए एक अलग से कमरे रखती है। अगर आप ज़्यादा पजल्ड हो गए हो, ज़्यादा थक गए हो, तो यू कैन टेक, सो सकते हो जाके, आप आराम कर सकते हो, आप कहीं पे भी किसी भी एरिया में बैठ के अपना काम कर सकते हो। गूगल्स ओनली थिंक अबाउट हिज जॉब, कि वो उसको काम कैसे निकलवाना है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, राइट। अब थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी टू एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क वेयर द ऑर्डिनरी पब्लिक इज अनएडिक्वेट, ठीक है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हम अच्छी रखेंगे ताकि हमारा काम अच्छे से हो, ठीक। अब आता है वेलफेयर फैसिलिटी इन द ग्रुप्स। A team appointed by the government of India in 1959 categorized this facility into the 3 groups, ठीक है। 1959 में इसको 3 पार्ट में बांटा गया, वेलफेयर विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, वेलफेयर आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी। आप कहीं भी वेलफेयर करेंगे उसको पहले इनसाइड देखेंगे, आउटसाइड देखेंगे एंड सोशल सिक्योरिटी पे देखेंगे, ठीक है।
कब किया गया? 1959 कैटेगराइज ना, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वेलफेयर अम्यूनिटीज विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। वेलफेयर के लिए जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीजें मस्ट हैं, ये चीजें होनी ही चाहिए, ठीक। तो जैसे देखिएगा वॉशरूम फैसिलिटी होती है ना, विद इन द एस्टेब्लिशमेंट, राइट। बेचेस होते हैं, रेस्ट शेल्टर होते हैं और कैंटीन होता है, तो होता ही जानते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, कहीं भी कोई काम करता है उसको साफ पानी मिलना चाहिए भाई। अरेंजमेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द फटीग, जब वो उसको चोट लगे या वो बहुत ज़्यादा थका हो तो उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ द फटीग। हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ठीक है। जैसे फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की उंगली कट गई, कहीं कुछ जल गया किसी का, है ना, हड्डी टूट गया, वॉट एवर, ये सब के लिए मेडिकल फैसिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स विद इन अ प्लान टू लुक आफ्टर द वेलफेयर यूनिफॉर्म एंड प्रोडक्टिव क्लॉथिंग। जैसे मैं भिलाई स्टील प्लांट की बात करूं तो उनके जो वर्कर या लेबर के जो जूते होते हैं वो इतने मोटे होते हैं कि उसके ऊपर अगर कोई भी गर्म चीज़ गिरे तो वो जलती जरूर है लेकिन पाँव डैमेज होने से बचा लेती है। उनके कपड़े इतने मोटे होते हैं, अगर छींटे पड़े स्टील के तो स्किन नहीं जलती, भले कपड़ा जल जाता है, ठीक है। ये सब उनके लिए सेफ्टी के लिए। लास्ट है आपका शिफ्ट अलाउंसेस, ठीक है। जैसे कोई नाइट शिफ्ट पे जॉब कर रहा है तो उसको शिफ्ट अलाउंस मिलना चाहिए भैया ना। जैसे कोई माइनिंग में, अगर मैं कोल माइनिंग की बात करूं एनटीपीसी की, तो माइंस में जो अंदर उतरता है उसके लिए भी कुछ उसको स्पेशल अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है, राइट। दिस आर द विद इन द एस्टेब्लिशमेंट अम्यूनिटीज वेलफेयर। अब वेलफेयर आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट, अब इस पे क्या आता है, इस पे आप देख सकते हैं आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट पे मैटरनिटी बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ठीक है। इन दिस केस जैसे जब महिलाएं मैटरनिटी पे जाती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, उस कंडीशन में उनको 6 मंथ ऑर्गेनाइजेशन छुट्टी देता है, 6 महीना और आगे एक्सटेंड करता है, यानी मोटा मोटा उसको 9 मंथ या 10 मंथ का उनको छुट्टी दिया जाता है भाई रेस्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, मैटरनिटी बेनिफिट्स में एक चीज़ और इन्वॉल्व है, अगर हस्बैंड वाइफ एक जगह पे हैं तो वाइफ को भी उतना टाइम दिए छुट्टी दिया जाएगा और 3 मंथ एटलीस्ट अपनी वाइफ को केयर करने के लिए उसके हस्बैंड को दिया जाएगा, ठीक है। ये सब मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं, ये डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन पे, बट ये दिया जाता है। एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, जैसे अब जिंदल की बात करूँ मैं, भिलाई स्टील प्लांट की बात करूँ तो उनकी खुद की स्कूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे कम पैसे में वो, जैसे अब मैं एसएससीएल की बात करूँ तो डीएवी को उसने अपने अंडर पे रखा है, या डीएवी को बोले जाए हायर किया है, पेमेंट करता है, उसको कुछ अपना लैंड दे के रखा है, उसके बेसिस पे डीएवी कम कॉस्ट पे एजुकेशन प्रोवाइड करता है एसएससीएल एम्प्लॉय, ठीक है। फिर हाउसिंग फैसिलिटी, क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। हेलो बेटा, सुन रहे हो? Yes, सबकी सुन रहे हो ना? ठीक, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। ठीक लग रहा है, बोर तो नहीं लग रहा है? no, sir. सुन रहे हैं सर। अच्छा, मेरे को एक चीज बताओ बेटा, ये सब तो पता है ना आपको, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। देखो क्या होगा जब आप किसी कंपनी में, जैसे कोई एचआर प्रोफाइल में जाएगा तो एचआर प्रोफाइल में मतलब उसको ये सब चीज जानना पड़ेगा कि क्या क्या फैसिलिटी एम्प्लॉय को देना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी नहीं देना चाहिए, कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अच्छा, किसकी रिटायरमेंट होने वाली है, किस टेक्नोलॉजी पे बंदे चाहिए, आप कौन सी टेक्नोलॉजी बूम करने वाली है उस पर मैं बंदे हायर करूँ, ठीक है। ये सब मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस है, बट ये सब होता है। अब देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर द डिपेंडेंट्स ऑफ द वर्कर्स, जैसे देखिए जैसे अभी की बात करते हैं, अभी की कोरोना के समय क्या हुआ, जैसे हम ही अपनी बात करें, हम टीचर्स की बात करें, हम ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे, ठीक। अब हम क्या करें, हम कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए बहुतों ने क्या है, कुछ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए, कुछ लोगों ने वर्कशॉप कराया है ना, तो ये सब देते हैं। तो ये सब जब कंपनी प्रोवाइड कराती है वर्कर्स को तो वर्कर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। अदर प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर वुमेन एंड यूथ चिल्ड्रन, अब वो जो एनुअल फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, यूथ फेस्टिवल जो होते हैं, सब उसी के अंडर में आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन टू एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ वर्क, ठीक। जैसे अब मैं अपने घर से कॉलेज में बस में आता हूँ भाई, ये कॉलेज की फैसिलिटी है, ठीक है। सो दीज आर द आउटसाइड द एस्टेब्लिशमेंट। सोशल सिक्योरिटी पे आते हैं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी 2 कैटेगरी है। एक्ट्स दैट प्रोवाइड द सिक्योरिटी इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी, मैटरनिटी एंड सिकनेस, ठीक है। अब इसके ऊपर देखिए, ये सबसे, जैसे आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे बिजनेस लॉ,
उसमें अगर डिटेल में जाके देखेंगे तो इसके बारे में बहुत कुछ आपको पता चलेगा। जैसे वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923, भाई किसी का अगर दुर्घटना हो गया, किसी का पाँव कट गया, उसकी उस कंडीशन में उसको क्या ऐसा कंपनसेट किया जाएगा 1923 एक्ट में, ठीक है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 पे है, ठीक है, ये रूल्स बहुत अच्छे से दिए होंगे। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, भाई इंश्योरेंस का बहुत बड़ा बोले जाए साझेदारी है किस पे, प्रोवाइड द सिक्योरिटी, ठीक है, फॉर द एम्प्लॉयमेंट इंजरी, राइट। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, एक्ट दैट कवर द रिस्क ओल्ड एज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए भाई, कोई बंदा आता है किसी कंपनी में 50 साल नौकरी करता है, रिटायर हो जाता है, 50 साल के बाद उसकी जिंदगी तो खत्म हो गई नहीं भाई, कम से कम 20 साल और जिएगा वो, ठीक है। उस कंडीशन में सोशल सिक्योरिटी में हम उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं, फिर दूसरी कैटेगरी है द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, पीएफ बोलते हैं जिसको, मिसलेनियस एक्ट 1952। ये पीएफ का जो प्रावधान है, पीएफ का जो रूल है 1952 में लाया गया है। क्या होता है, जब एम्प्लॉय जॉब करता है, आपके बहुत सारे मतलब बोले जाए आपके यहाँ भी फैमिली में होंगे, आपके पिताजी या भाई जो भी हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे तो उनका पीएफ कटता होगा। तो जो पीएफ का जो अमाउंट कटता है बेटा, वो धीरे धीरे जमा होता है, जब वो रिटायर होते हैं तो उनको एक बार में दे दिया जाता है, ठीक है, राइट। पेमेंट ऑफ द ग्रेचुटी, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ग्रेचुटी अमाउंट क्या होता है, जैसे कि हर एम्प्लॉय से बोलते हैं ना, जैसे एम्प्लॉय जैसे बोलते हैं कि कर्मचारी निधि बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि जो अमाउंट होता है वो धीरे धीरे जमा होता है, जैसे सडनली किसी के घर में कुछ अच्छा काम हुआ, किसी के यहाँ मैरिज है, ठीक है, किसी के बच्चे को फीस बोले जाए, सपोज मेडिकल पढ़ाना चाह रहा है, 10 लाख 15 लाख चाहिए, है ना, तो इस समय में ग्रेचुटी का कुछ अमाउंट उसकी हेल्प करता है। अचानक किसी के यहाँ डेथ हो गई, उसको सडनली 2 से 3 लाख रुपए का अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, राइट। द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, जो इंटरनल जो भी प्रॉब्लम होती है हमारी इंडस्ट्री पे, उसके रिलेटेड जो भी सेटलमेंट है, रिस्क अमाउंट वो दिया जाता है, ये सोशल सिक्योरिटी पे आता है, ठीक। अब आते हैं बेटा हम ऑगमेंट्स फॉर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, थ्योरी है, देखेंगे एक बार। बिजनेस हेल्प टू क्रिएट द मेनी ऑफ द सोशल प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट टुडे, सो इट शुड प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सॉल्विंग देम, ठीक है। बिजनेस जो है सोशल प्रॉब्लम को भी डिसॉल्व करते हुए चलता है, राइट, तो इट्स प्ले द सिग्निफिकेंट रोल टू सॉल्विंग देम। बिजनेस शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दे हैव द फाइनेंशियल टेक्निकल रिसोर्सेज टू हेल्प सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, राइट। जैसे देखिए, अब मैं महिंद्रा की बात करता हूँ, ठीक है। महिंद्रा जानते हैं क्या क्या बनाती है भाई महिंद्रा, कोई सुन रहा है? कार्स ट्रैक्टर। सबसे, हाँ यस, ट्रैक्टर सबसे पहले उसका नाम आता है ट्रैक्टर्स पे, है ना, ठीक है। अच्छा, हमको तो सिर्फ ट्रैक्टर्स ही पता है बेटा, और आपके अच्छा किसी के पापा फार्मर हैं या और कहीं वर्क करते हैं, ऐसा कुछ है क्या आपके साथ में, किसी का कोई खेती बाड़ी का बिजनेस है, एनीबॉडी है कुछ ऐसा? तो देखिएगा, यस सर। महिंद्रा है सर। महिंद्रा बहुत सारा चीज बनाती है बेटा, ट्रैक्टर से रिलेटेड पार्ट्स भी बनाती है, और खेती में जो काम आने वाले बहुत सारे यूजफुल एलिमेंट बोले जाए इक्विपमेंट भी डिजाइन करती है। सर जिप्सीज भी बनाती है। यस, तो वही बता रहा हूँ मैं। तो वो क्या करती है, देखिए वो क्या कर रही है, आपको सोशली भी हेल्प कर रही है और टेक्नोलॉजी भी हेल्प कर रही है सब भाई। जैसे एग्रीकल्चर, इंडिया इज नोन फॉर द बोले जाए विलेज ना, इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेज ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। हमारा जो मेनली है वो सर्विस सेक्टर नहीं है, आज भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है। हम सर्विस सेक्टर पे मूव जरूर कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट हो जाए ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, बट धीरे धीरे होता है, राइट। तो जैसे महिंद्रा टाइप की कंपनियां हेल्प करती हैं किसानों के लिए, ठीक। जैसे आप सोलर पैनल की बात करें, जगह जगह सोलर पैनल लगा हुआ है। अब ये सोलर पैनल बनाने के लिए कोई किसान तो आगे बनाया नहीं बेटा इसको, है ना, कोई फर्म बनाया है किसी कंपनी ने, कोई आईटी कंपनी होगी, कोई हार्डवेयर की कंपनी होगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी होगी, उन्होंने मिलकर बनाया होगा और सोलर पंप लगाया हुआ ताकि भैया लाइट बोल का फंडा खत्म रहे, जब भी मोटर में ऑन करूँ पानी आया और मेरे खेत में पानी पले। इज इट अंडरस्टैंड टू एवरीबडी? ठीक है बेटा, यस सर। है ना, यस सर। है ना। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, बिजनेस शुड डू देयर फेयर शेयर टू हेल्प अदर, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग बाय द बिजनेसेस कैन प्रिवेंट द इंक्रीज्ड गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नेसेसरी टू इंश्योर द इकोनॉमिक सर्वाइवल। इकोनॉमिक जब सर्वाइव करेगा तभी तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाएंगे भाई, ठीक।
अब ऑगमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट में क्या क्या हो सकता है भाई, ठीक है। इट्स साइड ट्रैक्स मैनेजर्स फ्रॉम द प्राइमरी गोल ऑफ द बिजनेस अर्निंग प्रॉफिट। देखिए भाई, हर बिजनेस को चाहिए कि वो प्रॉफिट ही कमाए। पार्टिसिपेशन इन द सोशल प्रोग्राम gives the business greater power perhaps at the expense of the particular segment of society, ठीक है। अब हमारा जो है बेसिकली बिजनेस ग्रेटर पावर परहैप्स एट द एक्सपेंस ऑफ द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है वो चाहेगा कि हर जगह से उसको पैसे मिले, चाहे वो छोटी जगह हो चाहे वो बड़ी जगह हो, ठीक है। दिस इज द आर्गुमेंट अगेंस्ट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पॉइंट मैं और डिस्कस करता हूँ। सम पीपल क्वेश्चन whether the business has the expertise needed to assess make decision about the social problem, ठीक है। ऐसा लोग सोचते हैं कि कुछ कोई ऐसे लोग रहें, कोई ऐसे एक्सपर्ट रहें जो सोशल और टेक्निकल चीजों को समझे, जो प्रॉफिट और बोले जाए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करके चले, ठीक है। ये नया टॉपिक है बेटा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक। देखिएगा, इसकी डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज द कॉर्पोरेट। किसी के पास आंसर है, व्हाट इज द कॉर्पोरेट? व्हाट इज द कॉर्पोरेट? मिक्की कुमारी है क्या आंसर बेटा? मुस्कान, आप सो रहे हो भाई तुम लोग, है ना? नो सर सर। किसी बड़े कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जैसे मेरा एक बजरंग स्वीट्स नाम का एक होटल है, ठीक है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 2-3 होटल है बिलासपुर में, कॉर्पोरेट कहलाएगा वो? सर वो आपका है। हाँ, मेरा सपोज एग्जांपल भाई, 3 होटल्स हैं मेरे, मैं भी पैसे कमाता हूँ, कॉर्पोरेट कहलाएगा वो? नहीं सर। क्यों नहीं कहलाएगा? सर इट्स अबाउट लार्ज कंपनी और अ ग्रुप। कमाल करते हो कि बड़ा होटल है, चलो बहुत बड़ा होटल है 10 शहरों में, ठीक है। अब कॉर्पोरेट कहलाएगा, ग्रुप भी है उसका। यस सर। वो कहलाएगा ना, कॉर्पोरेट ही तो है। कमाल है भाई। कौन ये सर, कौन बोला, ये बताओ मेरे को। मोटिव प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। राइट, ठीक है। देखो बेटा, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ अभी तक मैं CSR चिल्लाया किसको कॉर्पोरेट समझ में है। ठीक है। देखो बेटा, कॉर्पोरेट वो चीज होता है जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, जिसके रहने से बेनिफिट होता है, जिनका मार्केट शेयर होता है, जिनकी ट्रेडिंग पे नाम चलती है, जैसे SBI है, ठीक है, इन्फोसिस है, गूगल है, ठीक है, महिंद्रा है, रिलायंस है। इनकी आप ट्रेडिंग देखते हो, ये शेयर, ये पब्लिक शेयर इशू करते हैं, लोग इनके शेयर लेते हैं, फिर ये बिजनेस ग्रुप है, बजाज, महिंद्रा, सब। यस सर। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट, ठीक है। सर बेसिकली बोला जाए तो एसेट्स को जो ओन करते हैं वो उसके अंडर में आते हैं, जिसको कॉर्पोरेट बोला जाए। कॉर्पोरेट, यस, सर भी तो कॉर्पोरेट को एसेट्स ओन करते हैं। देखिए, इसका जो एसेट है ना बेटा, जैसे मेरे मान लीजिए 100 होटल है, समझो। आपने एक कहानी सुनी होगी कभी, डब्बा वाला का नाम सुना है? डब्बा वाला मुंबई यस में सर। बहुत बहुत फेमस था, मुंबई में डब्बा वाला, जिसको 6 सिग्मा अवार्ड मिला था। 6 सिग्मा अवार्ड क्या होता है कि जो बंदा 1% से भी कम, मतलब 0.99, मतलब 1% का भी बोले जाए, मतलब बहुत छोटा हिस्सा बोला जाए, उतना मिस्टेक करता है, उसको 6 सिग्मा अवार्ड दिया जाता है। डब्बा वाला लगभग आधी मुंबई में टिफिन बांटता था ले जाके। वो कॉर्पोरेट नहीं था ना, क्योंकि वो, उसका कोई पब्लिक शेयर नहीं था, उसको कोई, मतलब उसको सब जानते थे उसका, लेकिन वो केवल अपने लिए काम करता था, वो केवल लोगों के लिए काम करता था, उसका कोई पब्लिक शेयर नहीं था। अच्छा, अमूल, अमूल का नाम सुना है आपने? जी यस सर। सर। क्या फुल फॉर्म है अमूल का? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। उसका कॉर्पोरेट में नाम है, वो कॉर्पोरेट है? जी सर। नो। नो क्यों नहीं है, बताओ। हेलो, यस सर। नहीं क्यों नहीं है, बताओ। अरे बेटा, दिस इज नॉट ए क्लासरूम, दिस इज डिस्कशन सेल ना, हम कुछ बात करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव होंगे, तब तो मजा आएगा ना पढ़ने में भाई। है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है? एग्जैक्टली। नहीं नहीं, एक मिनट, डिबेट का मुद्दा नहीं है। क्योंकि सर हाँ, क्योंकि सर उसने बहुत सारे गांव में रीच करके वहां के लोगों को अपने अंडर लेके भी उसने काम किए हैं। ठीक है। और इसलिए है वो ऐसा, ठीक। और कौन बोला था? शायद आकाश बोला था ना। हेलो। यस सर। सर मैंने बोला था नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है बेटा?
सर क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर पे भी बिलीव रखता है, लाइक क्या मतलब कुछ होंगे रीजंस, आई डोंट नो मे बी। एक्चुअली हम अपने आंसर पे नहीं पहुंच पाए अभी तक ना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा केस स्टडी रहेगा अमूल के ऊपर रहेगा, सीएसआर पे, राइट। ओके सर। ओके। अमूल एक कॉर्पोरेट कंपनी है बेटा, वो इन्वेस्टमेंट करती है चीज़ों पे, ऐसा नहीं है। वो वेलफेयर पे भी काम करती है, उसका लिस्टिंग भी है, ठीक है। बीएसई में उसका नाम भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब जगह है उसका, राइट। जैसे इन्होंने बताया स्वाति ने कि वो मतलब जगह जगह गांव में घूम के दूध कलेक्ट करके पहले 4 लोगों ने किया, फिर हजारों ने किया, फिर अब लाखों ने चालू किया, ये ऐसी। लेकिन ये स्टार्टअप, यस सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखो, this is the platform where you can learn from my side and I can learn from your side. Basically we are learning, this is the learning office, है ना, हम सीखते हैं एक दूसरे से, कोई प्रॉब्लम, करेक्ट। दिस इज द कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट Yes. गवर्नेंस, है ना। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब जो भी कॉर्पोरेट को गवर्न करे, मतलब उसको बोले जाए, उसको लीड करे, उसको बोले जाए जो पकड़ के रखे या उसके ऊपर जो राज करे, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इज अ नंबर ऑफ प्रोसेस, कस्टम्स, पॉलिसीज, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस which have impact on the way a company is controlled. प्रोसेस हैं, कस्टम्स हैं, पॉलिसीज हैं, लॉज हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे कि एफडीए, जानते हो एफडीए क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफआईए जानते हो बेटा? बीकॉम किया किसी ने? कॉमर्स पढ़ा है? यस सर। है ना बेटा, एफआईए का नाम सुना है? यस सर, एफआईआई का नाम सुना है। क्या होता है एफआईए? सर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वेरी गुड। कौन बोल रहा है भाई? अभिषेक सर, दुबे। अभिषेक दुबे। वेरी गुड बेटा। हाँ, तो देखिए ये क्या है, इंस्टीट्यूशन है, इनके थ्रू आप क्या करते हैं, फॉरेन के इन्वेस्टमेंट का, ये कुछ है ना, ऐसा एफआईए होता है ना। यस सर, जो फॉरेन की कंपनी वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट जो करती है। अच्छा, और एफडीआई क्या होता है? जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे लाती है ना फॉरेन से, ठीक है। तो वही चीज बोलता है, द लॉज एंड दीज आर द इंस्टीट्यूशंस, राइट, व्हिच have impact on the way company is controlled. An important theme of the corporate governance is the nature and extent of accountability of people in the business and mechanisms that try to decrease the principal agent problems. ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मतलब समझते हैं बेटा? अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि चीजों को परफेक्ट एक्सेस करना। जैसे कि आप अकाउंट्स में पढ़े होंगे कि जैसे हम बैंक की बात करें, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। किसी भी अकाउंट का जो बैलेंस निकलता है, जितना पैसा निकलना जा रहा है उतना, जितना पैसा आ रहा है उतना निकलेगा, तो वो अकाउंट बैलेंस चलता है, राइट। इसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, जितना दिया उतना लिया। मतलब जो जो चीजें आप कर रहे हैं उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। ये है कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो इंक्लूड्स द रिलेशनशिप अमंग द मेनी। इसको कोई पढ़ेगा क्या? Yes, sir. चलो पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? Corporate governance also include the relationships among the many stakeholders involved and the goals for which the corporation is governed. In contemporary business corporations, the main external stakeholder groups are shareholders, debt holders, trade creditors, suppliers, customers, and communities affected by the corporation's activities. Internal stakeholders are the board of directors, executives, and other employees. करेक्ट। अच्छा, इसके ऊपर बहुत डेप्थ में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें, जैसे शेयर होल्डर्स पे हमने बात किया था लास्ट टाइम पे। शेयर होल्डर सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। नहीं, स्टेक होल्डर्स ग्रुप्स आर शेयर होल्डर्स, है ना, ठीक है। स्टेक होल्डर्स क्लियर था सबको क्या? यस सर। ठीक है, एक काम करता हूँ बेटा, ये हमारी आपको शेयर करता हूँ, थोड़ा इस पॉइंट्स पे देखो क्या है। अगर रियल में सीएसआर समझना है तो फर्स्ट आपको बिजनेस की जो रूल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो टर्म्स हैं, वो समझने पड़ेंगे। लाइक द शेयर होल्डर्स क्या होता है, डेप्ट होल्डर क्या होता है, डेप्ट होल्डर क्या है, ये डेप्ट होल्डर क्या होता है, ट्रेड क्रेडिटर क्या होता है, सप्लायर सबको पता है, कस्टमर सबको पता है, कम्युनिटी सबको पता है। तो ये बेसिक जो टेक्नोलॉजी, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सबको पता ही है। एग्जीक्यूटिव जो इसको रिपोर्ट्स लाते हैं डायरेक्टर्स के लिए, जो बोले जाए एनालिसिस करते हैं, बॉटम लेवल मैनेजमेंट से मिडिल लेवल का मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव, है ना। तो ये सब चीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। नेक्स्ट सैटरडे को मेरी फिर से क्लास होगी बेटा, 11 बजे से। यस सर। मिलते हैं।
मैं इसको Yes, sir. शेयर करता हूँ आपको ना। ठीक ठीक थैंक यू सर। जी सर। ठीक बेटा, थैंक यू। Thank बाय you, बाय, sir. टेक केयर। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू बाय सर। बाय बाय। लेफ्ट होते जाइए। सर मुझे ना कॉर्पोरेट का मतलब अभी भी नहीं समझ में आया है। नहीं समझ में आया? ऐसी क्या बात है? वेरी गुड बेटा, सुनो। हाँ सर। देखिए, गूगल में कॉर्पोरेट टाइप करके देखना, व्हाट इज द कॉर्पोरेट। देखिए बेटा, कॉर्पोरेट क्या होती है, जैसे कि पिक्चरों में बोला जाता है ना, कॉर्पोरेट लाइफ, लिजिशियस लाइफ, जिसमें मतलब रहीसी, उसको कॉर्पोरेट नहीं बोलते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा, हमने एक ऐसी कंपनी खोली है जो इस कंट्री में भी कुछ ऐड करती है, इस कंट्री को भी देती है, वो कॉर्पोरेट कंपनी है लीगली ना। जैसे अब मैं टाटा का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ क्योंकि सबसे बेहतरीन और अच्छी कंपनी मेरे को लगती है। उसका कारण ये है, वो अपने एम्प्लॉय का भी ध्यान रखती है, प्लस इस कंट्री में भी ऐड करती है, इस कंट्री को भी टैक्स पे करती है, और उससे कहीं ज़्यादा इन्फोसिस टैक्स पे करती है। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट का एक प्रॉपर्टी है। प्लस इनका ट्रेडिंग पे नाम है, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, जिनकी शेयर ट्रेडिंग चलती है ना, जिनको वेल नोन कंपनी बोला जाता है, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उसको कॉर्पोरेट बोलते हैं। ऐसा आप समझे आयुष जी? हाँ सर, लेकिन सर इसके पहले वाला जो स्लाइड था ना, उसमें कॉर्पोरेट मतलब ये लिखा था कि जो रूल्स वगैरह फॉलो करता है, मतलब इसके पहले वाला आप दिखाए थे ना एक। एक मिनट, ये हाँ हाँ, तो इसमें देखिए ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कस्टम्स, पॉलिसीज, लॉ, तो ये सब, जैसे एक होटल है तो एक होटल वर्क कर रहा है तो उसमें भी ये सारी चीजें होती है ना, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक चीज है बेटा, इंस्टीट्यूशन कहाँ होता है उसमें? हाँ, क्या नहीं होता? इंस्टीट्यूशंस कहाँ होता है? ऐसा कोई इंस्टीट्यूट कहाँ होता है जो उसको कंट्रोल करे? अच्छा, इंस्टीट्यूशन मतलब हाँ समझते हैं, जैसे मैंने FII बोला था, फॉरेन क्या बोलते हैं, कुछ अच्छा सा नाम लिया था उसने, इन्वेस्टमेंट था ना, हाँ हाँ हाँ। FDI। बेटा देखो, जैसे टाटा के पास मान लीजिए कि 10,000 करोड़ अमाउंट है, या समझो लाख करोड़ रुपए अमाउंट, जो भी, जैसे रिलायंस है, सबके इनके पास बहुत पैसा है। तो ये जो पैसा है, ये क्या काउंट करता है? कोई काउंट करके आपको बता रहा है ना। ये सब इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां से ये मतलब बताते हैं कि भाई मेरे पास इतना फंड है, मैं यहाँ यहाँ डाल रहा हूँ। तो आप समझे मेरी बात को? हाँ सर, मतलब हाँ ये जैसे अब टाटा है ना, तो टाटा का जो फंड है शेयर ट्रेड पे मतलब हाइक हो रहा है, मतलब दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि भाई वो अपना अमाउंट शो कर रहा है, उससे प्रॉफिट कमा के लोगों को बांट रहा है। कंट्री को क्या चाहिए? नरेंद्र मोदी क्या बोलता है? इसी बात को बोलता है, बी अ बिजनेसमैन। इतना बड़ा बिजनेसमैन बनो कि किसी का बोले, अब सब तो बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे भाई, है ना। इतना बड़ा हाँ बिजनेसमैन बनो कि अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करो, प्लस लोगों को कंट्रीब्यूट करो, मतलब बहुत अच्छा काम करो, ऐसा बोलता है। हाँ। ठीक है बेटा, हाँ सर, थैंक आप यू क्लियर? सर। अरे कोई हाँ बात नहीं, क्लियर ना? हाँ सर, अच्छे से हो गया। ठीक 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 है, थैंक यू बाय सर। बाय, ओके।